तो देखो भैया, सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि निस्तापन क्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। ठीक, नोट्स में तुम्हारी कराया जा चुका, अपना अच्छे से आराम से तैयार करना तुमका। जहां पर हमका बतावे की जरूरत हुई है तो वहां पर तुमका बताइए, अगर नहीं बतावे तो फिर छोड़ देवे इसे। ठीक है, निस्तापन क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक, तो ये क्वेश्चन तुमका अपनी तैयार करना, सीट मिल जाए तुमका, देख लियो यहाँ से। आगे तुम्हारा क्वेश्चन है कि भर्जन क्या है। भर्जन क्या है, यह क्रिया किन किन साइंद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, भर्जन क्या है, यह क्रिया किन किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, क्वेश्चन तुम्हारा जो है बिल्कुल अच्छे से विधिवत तैयार होना चाहिए। जो क्वेश्चन हम पूछा बिल्कुल एक सटीक आंसर निकले। ठीक, घर पर जाके अपना आराम से अच्छे से तैयार करी हो जाएगी। अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तुमका जो बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं तुम्हारे नोट्स में आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, तो वहां से अपना ढूंढ के तैयार करना है। बार बार पैर दूर रखो अपना, क्या पैर लगा रहा है, कोई पैर लगा है, बार बार जो लिखाना को जरूरी तो है ना। ठीक, एक बार हम करा दिया है बाकायदा अच्छे से। ठीक, तो तुम्हारा फर्ज ये है कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इनके आंसर तुम्हारे तैयार होना चाहिए। बढ़िया। ठीक, तो क्वेश्चन तुम्हारा ये है भैया कि भर्जन क्रिया क्या है, यह क्रिया किन किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, यही क्वेश्चन तुम्हारा इसे पूछ सकते हैं कि भर्जन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली भट्ठी का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, अब तुमका यहां पर मालूम होना चाहिए कि भर्जन क्रिया में कौन सी भट्ठी हमारी प्रयुक्त होती है। ठीक, अगर भर्जन क्रिया है तो भैया परावर्तनी भट्ठी प्रयुक्त में हुई है, तो तुमका परावर्तनी भट्ठी का चित्र मालूम होना चाहिए। ठीक, भर्जन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली भट्ठी का नामांकित चित्र बनाइए तथा समीकरण भी दीजिए। ठीक, दोनों चीज तुमको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे लिखा है कि कॉपर पाइराइट के भर्जन में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हारा है। समीकरण फिलहाल पिछली बार तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन तैयार कर लिए, हो सका जो तुम्हारी किस्मत अच्छी हो तो आ जाऊंगा। ठीक, आगे दोबारा तुम्हारा फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है, अच्छे से जाकर घर पर तैयार करना है। ठीक, आगे तुम्हारा क्वेश्चन है कि गालक किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। किसी एक गालक की क्रिया को केवल रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अम्लीय गालक की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, ये भैया तुम्हारा कहा है SiO2। ठीक, सिलिकॉन ऑक्साइड कहा है, ये सिलिकॉन ऑक्साइड। बालू का सूत्र है ये, बालू, हाँ, सिलिका जो क्या बोलते हैं, सिलिका, वही है ये। ठीक, और तुम्हारा हो जाए FeO, एरो, Fe, फिर Si, फिर O3। ठीक, FeSiO3। यहां पर कागजी है आयरन, Fe मतलब लोहा है, आयरन सिलिकेट। ये तुम्हारा भैया कहा है, सिलिका है, और ये तुम्हारा जो है अम्लीय ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड। ये अम्लीय ऑक्साइड है और ये आयरन ऑक्साइड है। और अम्लीय ऑक्साइड की क्रिया जब आयरन ऑक्साइड से हुई तो क्या बनी है, आयरन सिलिकेट। ठीक, आयरन सिलिकेट। और ये तुम्हारा जो आयरन सिलिकेट है ये धातुमल के रूप में प्राप्त है, धातुमल। ठीक, धातुमल। अभी सुबह एक क्वेश्चन आया रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, सुबह आया है, जो पिछली वीडियो इनकी अपलोड हो चुकी है तो वहां पर तुमका क्वेश्चन मिली है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो वे ऑक्साइड जिसमें अम्ल और क्षार दोनों के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे हम अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, या वे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अपक्रिया कर लेते हैं तो उसे हम अम्लीय उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो वो तुम्हारा कार्य है उभयधर्मी ऑक्साइड रहा है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा क्या हो जाए, एक तुम्हारा रहा है एल्यूमिना Al2O3 और दूसरा तुम्हारा कौन सा रहा है, ZnO जिंक ऑक्साइड। कौन सा रहा है, ZnO जिंक ऑक्साइड। ठीक,
आगे देखो क्वेश्चन तुम्हारा बताया रहा है कि धातुमल किसे कहते हैं समझाइए। धातुमल किसे कहते हैं समझाइए। ठीक, फिर आगे तुम्हारा क्वेश्चन है एक कि प्रगलन पर टिप्पणी लिखिए या प्रगलन को उदाहरण सहित समझाइए। ये भी क्वेश्चन करवाया है, प्रगलन है ना, नोट्स में आराम से मिल जाए। ठीक, फिर तुम्हारा आगे क्वेश्चन कौन सा है, वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। वात्या भट्टी जो है तुम्हारे हम कोई भी जो टेस्ट हुआ रहा है वही में शायद पूछा रहा है वात्या। हाँ, तो आराम से जो है किताब से अपना देख के चित्र अपना अच्छे से तैयार कर लियो, बाई चांस जो तुम्हारा पूछ सकते हैं। ठीक, अगर पूछ दें तो अपना आराम से बना के चले आओ। ठीक, और बाकी जो है तुम अपना एक लॉन्ग का क्वेश्चन तैयार रखियो, कौन सा, फफोलेदार तांबे के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि बताइए। फफोलेदार विद्युत अपघटनी विधि, और इनका चित्र बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर तुम्हारा जो है फफोलेदार जो तांबा है वो तुमका 98% प्राप्त होती है शुद्ध, 98। ठीक, 98 से कैसे कहते हो 99.99%, 99.99%, बिल्कुल समझ लो, बिल्कुल शुद्ध तुमका जो तांबा प्राप्त हुई है। और ये जो इनका चित्र है विद्युत अपघटनी का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर तुमसे जो है पूरी थ्योरी नहीं पूछे तो विद्युत अपघटनी विधि का तुमसे जो चित्र पूछ सकते हैं, तो अपना अच्छे से घर पर जाके इनके क्वेश्चन आराम से क्या करियो, तैयार करी हो जाए। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए ये वाली अपक्रिया में देख के भैया बताओ ये कौन सी अपक्रिया है, बताओ कौन सी अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया है। यहां पर देखो तुम्हारा एक पदार्थ है, दूसरा तुम्हारा ये पदार्थ, दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो उसे का ये कौन सी अपक्रिया कहले ये। ठीक, संयोजन अपक्रिया, संकलन अपक्रिया, योग अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया और योगशील अपक्रिया। ठीक, तो ध्यान रखो भैया चीज का। तो फफोलेदार कापर जो है तांबा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, एक चित्र और थ्योरी अपनी अच्छे से तैयार है, तुमको हम करवा चुके हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि फफोलेदार कापर से शुद्ध कापर प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। ऊपर वाले क्वेश्चन तो तुमका बताई ना है कि विद्युत अपघटनी विधि लगाना है, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन बताए भी ना है। जब पेपर कठिन बने थे तो इसे पेपर कठिन बने थे। ठीक, कि फफोलेदार कापर से शुद्ध कापर प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। अब तुमका यहाँ पर विधि मालूम होना चाहिए कि विधि यहाँ पर लगी है कौन सी, तो कौन सी लगी है, विद्युत अपघटनी विधि। ठीक, आगे लिखा है कापर पर सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 की अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए, या यही क्वेश्चन कैसे पूछे, क्या होता है जब कापर को सांद्र गंधक के साथ गर्म करते हैं। दो रिएक्शन तुमसे पूछी गई हैं, और ये पुरानी रिएक्शन है, इस टाइम जो इनको कोई क्रेज है ना, लेकिन हम दे दिया है तुमका अपना जो एक बार अभी रिएक्शन की तुम प्रैक्टिस तुम लोग कर ही रहे हो, तो आराम से इनकी प्रैक्टिस अपनी कर ले हो। ठीक है, ध्यान से। तो हेडिंग डाल दो तुम लोग, हेडिंग रही तुम्हारी कि कापर की सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया। चलो देखो, इतनी आसान रिएक्शन तुम लोग कर नहीं पा रहे हो। देखो ये क्या है, तुम्हारा कापर है, और फिर तुम्हारा क्या है, ये H2SO4। हाँ, हाइड्रोजन निकलता है। हाँ, जब कोई धातु जो है अम्ल से अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन निकलता है। चलो देखो भैया, बिल्कुल आसान से रिएक्शन का कठिन बनाए हो, CuSO4 और प्लस H2। ठीक, ये अपक्रिया हुई है, यही तो हुई है। ठीक, यही छोटी छोटी गलतियां तुम्हारे एग्जाम में होती हैं, जो तुम यहाँ का बताइए होगा कि हम तो लिख के आए सही, हमका नंबर नहीं मिले। अब बताओ ये रिएक्शन में कोई गड़बड़ी है, रिएक्शन में कोई गड़बड़ी है का, बैलेंस ना है का, पूरी बैलेंस है। ठीक, लेकिन यही आंसर की वजह से तुम यहाँ पर हमका बताइए, जैसे मान लो साइंस का तुम्हारा पेपर हुआ, अब तुम्हारा रिजल्ट आया, नंबर तुम्हारे 100 में जब आएंगे 83 आएंगे, और तुमका पूरा पूरा विश्वास रहा है कि हमका नंबर कितने मिले, 92 मिले हैं। मतलब तुम आए के घर पर जोड़ लिए हुआ है कि 92 से कम तो नंबर मेरे आ ही नहीं सकते। तो अगर तुम पूरा कंफर्म जोड़ लिए हो कि 92 से हमारे कम नंबर आई है ना, और नंबर तुम्हारे 83 हुए, तो थोड़ा जो है शॉक डूजिए ना हो जी, ऐसा कैसे हो सकते है। हम तो सोच रहे 92,
आया 83। तो ये भैया छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ठीक, कि यही गलती तुम वहां पर करके आई हो, तुम्हारे नंबर कम हो जी हैं। नहीं, ये अपक्रिया ही संभव नहीं है, ये अपक्रिया तुम्हारी केवल बोर्ड पर हो सकती है, यहां पर तुमका हम यहां दिखा सकें खाली कि इसे हो सकती है, लैब में नहीं हुई है, ये अपक्रिया संभव नहीं है, ये अपक्रिया संभव नहीं है। हाँ, गलत रिएक्शन है ये, बोर्ड पर हो जाइए केवल। अब बोर्ड पर अगर तुमका रिएक्शन करना तुम चाहे से करा लो, लिखे में लगी है केवल, और तुमका दे दीजिए कि बताओ दी गई अपक्रिया संभव है या नहीं। अगर तुमसे पूछे संभव है या नहीं, तब तो तुम बता दो नहीं संभव है, ठीक, क्योंकि अगर संभव होती पूछवे नहीं करती है कि नहीं। तो यहां पर ये सब छोटी छोटी गलती होती है, तो ये अपक्रिया संभव ही नहीं है। अब संभव काहे नहीं है, तो एक रीजन है, ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि देखो कॉपर, अब तुमका यहां पर ध्यान करना कौन सी विद्युत रासायनिक श्रेणी ध्यान करना हुई है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जो है नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे है, हाइड्रोजन अच्छा ऊपर ये है, तो ताकतवर ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा है कि कॉपर, ठीक। तो हाइड्रोजन अगर ताकतवर ज्यादा है तो कॉपर जो है सल्फेट का अपनी तरफ खींच सकते है, बताओ कि हाइड्रोजन क्या अलग कर दे, सल्फेट के अपनी तरफ ले ले, इनके अंदर इतनी ताकत है नहीं है। जबकि विद्युत रासायनिक श्रेणी तुम्हारी क्या कहती है कि उसमें जो तुम्हारे जितने तत्व दिए गए हैं वो तुम्हारे अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में मतलब जो तत्व जितना ऊपर है उसकी सक्रियता उतनी ज्यादा है, ठीक। फिलहाल हम कह रहे हैं कि इनकी सक्रियता मान लो बिल्कुल ना हो, लेकिन है तो इनसे ऊपर है, एक स्टेप तो ऊपर है, अगर एक स्टेप ऊपर है तो ताकतवर ये ज्यादा है, तो ताकतवर अगर ये ज्यादा है तो ये जो है हाइड्रोजन कॉपर के अपनी तरफ खींच सकते हैं, कॉपर थोड़ा हाइड्रोजन को खींच ले अपनी तरफ, यह हटा पाइए उनका, ठीक। तो ये अपक्रिया संभव नहीं है, मतलब अपक्रिया कौन संभव नहीं है, अपक्रिया ये नहीं संभव है कि कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस स्थापित करती, ये नहीं संभव है। बाकी इनकी दूसरी अपक्रिया तो हुई है, लेकिन ये अपक्रिया नहीं संभव है। तो यही छोटी छोटी भी गलतियां होती हैं। और विद्युत रासायनिक श्रेणी पर जो है इससे पहले जो वीडियो डल चुकी है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो देख लो तो तुमका जो पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी आराम समझ में आ जाए। 4 से 5 क्वेश्चन है तुम्हारी विद्युत रासायनिक श्रेणी के यही वाले कि कौन अपक्रिया संभव कौन नहीं संभव है, ठीक। तो देखो भैया ये अपक्रिया नहीं संभव है। अब यहां पर भैया का तुमका लेना है कॉपर, का लेना है कॉपर, और 2 अणु तुमका ले लेना का है के सल्फ्यूरिक अम्ल के, 2 अणु, कितने अणु लेना है 2 अणु। तो तुम्हारा का बन जाए कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट बना CuSO4, Cu पूरा निकाल चुके हो और एक SO4 निकाल दिए हो, ठीक। अभी तुम्हारे पास एक पूरा पूरा SO4 बचा है, क्योंकि स्टार्टिंग का लिखा है 2 लिखा है, तो SO4 में से का लिख दिया SO2। अब जैसे तुम भैया SO2 लिखियो, तुम्हारे पास अभी 2 ऑक्सीजन के पास बचे हैं और हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन से क्या बन जाए 2, तुम्हारे पास क्या बन जाए हैं जल बन जाए। ये अपक्रिया संभव है, इसमें कहीं हाइड्रोजन वाली बात ही नहीं है कि हाइड्रोजन निकलती है ना, ये अपक्रिया संभव नहीं है। तो जल्दी से ये अपक्रिया नोट कर लो, ठीक। हिंदी देखो क्या बन जाए, जब कॉपर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करता है तो कॉपर सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ जल का निर्माण करता है, बस नोट कर लो जल्दी से चलो चलो देखो ये तुम्हारे पास कॉपर है और 4 अणु तुमका नाइट्रिक अम्ल के ले लेना है, तो तुम्हारा का बन जी है CuNO3 का वोल्टवाइज 2NO2। भैया देख के ना बताओ यार, मानिए ना ऐसे, हाँ देखो आएगा होगा तुम 2NO2 + 2H2, ठीक। चलो देखो ये तुम्हारा कॉपर है, ये तुम्हारा का है नाइट्रिक अम्ल है, ठीक। कॉपर जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो ये का है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, जल से कभी कभी कोई कठिन क्वेश्चन अगर पूछ देते हैं तो ये पूछिए तुमसे कि जल का IUPAC नाम बताओ, ऑक्सीडेन, ऑक्सीडेन, ऑक्सीडेन है भैया। अगर बाई चांस मान लो कहीं पूछ दे, कहीं मान लो पेपर में तुम्हारे आ जाओ कि जल का IUPAC नाम बताओ, तो ऑक्सीडेन ध्यान रखो, हाँ ठीक। ऑक्सीजन यहाँ पर
सुमित ये बताओ भैया, सुमित सुमित बहुत उम्मीद है तुमसे, तुमका ये बताना है कि कॉपर की है, बता दो आंसर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। चलो अब जा जाना, यहां से एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो लिखा है, ठीक है, लिखा रहने दो। इनसे तुम्हारा एक क्वेश्चन उल्टा पुल्टा इनका थोड़ा कर दो, N2O कर दो अगर, तो ये क्या हो जी है? हाँ हम उल्टा पुल्टा कर दे, ये क्या हो जी है? N2O। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अगर उनका कहो तो फिर इनका क्या कहियो? ये भैया नाइट्रस ऑक्साइड है। जो कोई बात होते 32 दांत दिखा देते हो, ये वही वाली गैस है। हाँ, एक लाफिंग गैस कहते हैं, हंसाने वाली गैस का सूत्र है N2O, ठीक, N2O, जो तुम लोगों के अंदर बहुत मात्रा में पाई जाते हैं। तो रिएक्शन नोट कर लो भैया जल्दी से, रिएक्शन नोट कर लो। जल्दी आगे देखो, लिखा है कि बेसेमर परिवर्तक का नामांकित चित्र बनाइए। बेसेमर परिवर्तक का नामांकित चित्र बनाइए। देखो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा, साफ दिखाई दे रहा। आगे देखो, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय, हाइड्रोजन से कम सक्रिय। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय कौन है? मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, फेरस है, जिंक है, जेड, लेड, जेड बता रहे हैं, वो भी हुई जी है। और बाकी इनसे नीचे कौन है? मरकरी हुई जी है, Hg हुई जी है, एक ही बात है। कॉपर हुई जी है, ठीक, ये कम सक्रिय है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके दो प्रमुख अनुप्रयोग बताइए। ठीक, तो बाकायदा करा दिया अच्छे से नोट्स में, तो वहां से तैयार कर लियो क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारा सुबह भी आया है, अभी भी है। कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम बताइए। मोनू बता दो जल्दी से। क्यूपराइट और कॉपर पायराइट्स और कॉपर ग्लांस, ठीक, ये तीनों सूत्र तुम्हारे हो जी हैं। कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम, पहला तुम्हारा का हो जी है, देखो, एक तुम्हारा हो जी CuFeS2, ये का हो जी है, ये कॉपर पायराइट्स का सूत्र है, काहे का है? कॉपर पायराइट्स। दूसरा तुम्हारा का हो जी है Cu2S, ये काहे का सूत्र है? कॉपर ग्लांस का सूत्र है, कॉपर ग्लांस। तीसरा काहे का हो जी है Cu2O, Cu2O, ये काहे का है? ये काहे का है? ये तुम्हारा क्यूपराइट का सूत्र है, ठीक। तुमसे क्वेश्चन पूछा जी है कि कॉपर के दो सल्फाइड अयस्कों के नाम बताइए। कॉपर के दो सल्फाइड अयस्क, ठीक, तो सल्फाइड अयस्क मतलब जहां पर तुम्हारा सल्फर पाया जी है, तो कॉपर के दो सल्फाइड अयस्क तुम्हारा ये है। देखो दोनों के पास सल्फर आ रहा है। तुमसे क्वेश्चन पूछा जी है कि कॉपर के ऑक्साइड अयस्क का नाम बताओ। कॉपर का ऑक्साइड अयस्क तुमका दिया है क्यूपराइट, ठीक है ना, बुझिए। तुमसे क्वेश्चन पूछा जी है कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी होती है? कौन सी विधि हुई? फेन प्लोन विधि हुई जी है। कौन सी हुई? फेन प्लोन विधि। फेन प्लोन विधि में कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है सांद्रण के लिए? पोटेशियम एथिल जैंथेट या फिर चीड़ का तेल, ठीक। ये क्वेश्चन तुमका जो है अच्छे से अगर याद है तो कोई समस्या ना हुई है, ठीक। एग्जाम में तुम्हारे यही सब क्वेश्चन नहीं है। अब जो लोग ये तैयार नहीं करके थे तो उनके लिए सब बाहर के लगे हैं, ठीक। आगे तुमसे क्वेश्चन पूछा जी सुबह आ रहा है कि कॉपर मैट क्या है? कॉपर मैट क्या है? हाँ, कॉपर मैट सुबह क्वेश्चन आ चुका है। कॉपर मैट क्या है? तो भैया ध्यान दो थोड़ा, Cu2S और FeS,
ये है कॉपर मैट, ठीक। ये कहा है कॉपर ग्लांस है और ये कहा है फेरस सल्फाइड। कॉपर ग्लांस और फेरस सल्फाइड का मिश्रण ही क्या कहलाता है? कॉपर मैट। राजनंदा खेड़ा, पीछे पीछे बैठ जा भैया। ठीक है, आगे तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाए कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये तो करा दिया है, ठीक। आगे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहां पर थोड़ा एक दो बातें समझ लो कि अगर तुमसे पूछ रहे हैं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो मिश्र धातु की भैया परिभाषा का हो जी है? मिश्र धातु की परिभाषा का हो जी है? जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिल करके एक नई धातु का निर्माण करती हैं तो ऐसी धातुएं मिश्र धातु कहलाती हैं। जैसे जैसे पीतल, पीतल हो जी, ठीक। उदाहरण में तुम्हारा का हो जी पीतल। अब पीतल में तुम्हारा का है कॉपर, मतलब Cu कितने परसेंट है? 70%। और जिंक कितने परसेंट है भैया? 30%। तो यहां पर दो तीन चीजें ध्यान रखो, तुमसे पूछे कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो तुमका बताना हो कि जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलकर एक नए धातु का निर्माण करती है तो उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। ये तो तुम्हारी होगी मिश्र धातु की परिभाषा। उदाहरण तुम्हारा का हो जी है? उदाहरण तुम्हारा हो जी है पीतल हो जी है, जर्मन सिल्वर हो जी है, मुद्रा हो जी है, ठीक। मुद्रा, ये तुम्हारे का हो जी है, ये तुम्हारे उदाहरण हो जी है। कभी कभी तुमसे पूछ देते हैं कि मिश्र धातु के उपयोग बताओ, तो उपयोग तो बता दो तुम लोग, ठीक। उपयोग तो बता दो ना, उपयोग भी हो जी है। कभी कभी तुमसे पूछे कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ साथ उनका संगठन भी बताइए। संगठन मतलब क्या हुई कि इनकी मतलब कि कौन सी चीज जो है पाई जा रही है, कितने कितने परसेंट पाई जा रही है ना। जिसे तुम बताओ मिश्र धातु की परिभाषा बता दियो, उदाहरण में क्या बताओ पीतल। अब इनका संगठन क्या हुई है, संगठन इनका ये कि कॉपर 70% है, जिंक कितनी है 30%। तो ये इनका क्या है परसेंटेज जो है, ये इनका क्या है संगठन है, ठीक। तो कभी कभी संगठन भी पूछ देते हैं, ठीक। बाकी अगर तुमका अगर यहाँ बताया ना जी है तो तुम लोग एग्जाम हॉल में क्या करके आई हो कि मिश्र धातु की परिभाषा लिख के आई हो, उदाहरण लिख के आई हो, संगठन छोड़ के आई हो, ठीक। बाद में हमसे यहाँ बताइए कि संगठन हमको बताया ना गया, हमको मालूम नहीं, हम छोड़े हैं। तो ये सब गलती वहां पर ना करना है, ठीक। मतलब क्वेश्चन अगर तुम्हारी नजर से यहाँ पर आ रहा तो बच के जाना ना है पेपर तक, ठीक। और पूरा क्वेश्चन जैसे मान लो कि इंसान जो खत्म होने के बाद जो पोस्टमार्टम कर दिया जाते हैं, तो पूरे क्वेश्चन का समझ लो बिल्कुल पोस्टमार्टम के तरीके तैयार रखो। मतलब कुछ भी क्वेश्चन से तुमसे पूछ लें तुमका लिख के आना है, पूरा अपना इसे तैयार रखो, ठीक। एक तुम्हारा जर्मन सिल्वर है, ठीक। जर्मन सिल्वर का जो है परसेंटेज कितना होते हैं संगठन, कॉपर 50, ठीक। कॉपर 50, जिंक कितना है 35 और निकिल 15। कॉपर 50 है और जिंक 35 है, निकिल 15 है, ठीक। बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में, तार, मशीनों के पुर्जे बनाने में, ठीक। तो ये देखो क्वेश्चन तुमसे पूछे ना कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। अब मजाक तो कर रहे हैं, ये बताओ कोई का ना मालूम। एक छोटा बच्चा जो दूध पी रहा हो तक मालूम ही है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। 6 महीने का एक छोटा बच्चा, उससे पूछ लो, आंसर बता दे हैं? बता दे कि ना बता दे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यूरिया। बताओ यूरिया नहीं मालूम है? यूरिया है, हाँ यूरिया हुई है। और यूरिया का सूत्र मान लो, यूरिया तो नहीं बता पाइए फिलहाल 6 महीने मान लो छोटा बच्चा, लेकिन सूत्र तो बता ही दे, NH2CuNH2, ठीक। अब ध्यान से जो है घर पर जाओ, जिनके घर पर जो 6 से 8 महीने के बच्चे हो छोटे छोटे, तो उनकी भाषा ध्यान सुनो, वो यही कहा था NH2CuNH2, तुम जान ना पाओगे, आप सुने तो अंदाजा लगा लो, कहा तो यही है, ठीक। अब तुम सोच लो कि उनका जब इतनी चिंता है स्कूल की है, अब बेस तैयार कर रहे हैं, तुम लोग तो हाई स्कूल मार्क नहीं तैयार कर पा रहे हो, ठीक। धिक्कार है तुम्हारी पढ़ाई पर, है कि नहीं। तो क्वेश्चन तैयार कर लो भैया। प्रयोगशाला में पाया जाना सबसे पहला यौगिक कौन सा है, यूरिया है, सूत्र का हो जाए NH2CuNH2, ठीक। क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे पूछा जाए कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, इसका नाम हुआ, सूत्र बताइए। नाम का है यूरिया, सूत्र का है NH2CuNH2। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन तुमसे डिटेल में पूछे अगर ऑप्शनल बने हैं तो तुमसे कहते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बताइए। ये क्वेश्चन में लिखा ना है, अगर वीडियो देखो तो मालूम है जी,
यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बताइए 46.6%। 46.6%। ठीक, ये एग्जैक्ट है, लगभग 47% हुई है, कहीं कहीं पर 47 भी हुई है। अगर तुमका दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं 46.66 और 47 मिल रहा तो कौन सा टिक करी हो? 46.66। अगर ये नहीं है तो 47 टिक कर दे हो। ठीक, 92 ना टिक करिएगा, गलत होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम तथा सूत्र लिखो। दो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के नाम और सूत्र लिखना है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होने तुम्हारे कौन से हैं बताओ? वे हाइड्रोकार्बन या वे हाइड्रोकार्बन जो खुली संरचना बनाते हैं। एलिफैटिक मतलब एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी, तो बिल्कुल पूरी तरीके से खुला हुआ थे, आजाद स्वतंत्र हुई है ना, ऐसे तो ये। अरे कैसे याद कर ले, तुमका आंसर देना है। हाँ, खुली श्रृंखला वाले यौगिक एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक, पीछे बातचीत हुई रही भैया। और एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बेंजीन। चलो कम से कम कोशिश तो क्यों बताओ कि बेंजीन गलत है तो क्या दिक्कत है। ठीक, एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता मेथेन है। कौन है? मेथेन। तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एलिफैटिक यौगिक के दो उदाहरण, उनका नाम तथा सूत्र बताइए। तो पहला तुम्हारा कौन सा हो जी भैया? मेथेन। कौन सा हो जी है? मेथेन। दूसरा कौन सा हो जी है? एथेन। कौन हो जी? एथेन। अगर मेथेन के सूत्र की बात करें तो क्या हो जी? CH4। और अगर एथेन के सूत्र की बात करें तो क्या हो जी? C2H6। अगर CH4 की संरचना बनी है तो कैसे बनी है? देखो, कार्बन पहले ले लो, इनके साथ हाइड्रोजन कितने हैं? तो चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दो। ये मेथेन की संरचना सूत्र है। अगर एथेन की बनाना है तो दो पहले कार्बन लो, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 दे दो। ये एथेन की संरचना हो जी, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो गए। तुमसे 10 पूछ रहे, तुम 10 बता दो। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ये 12 हो गए। ठीक, कोई भी अपना बना दो, है कि नहीं? और इनके सूत्र भी अपने आराम से बना सकते हो। ठीक, एल्केन वाले सूत्र फिट कर दो, तुम्हारे क्या बन जाइए सर, बना चले जाइए आराम से, है कि नहीं? ठीक, अच्छा तुमसे अगर पूछा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध होता है, तो संतृप्त असंतृप्त हो जी। ठीक, इनके बाद देखो तुमसे क्वेश्चन मजाक कर रहे हैं कि एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र बताओ। मजाक है तो है ये। ठीक, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र बताओ। तो तुम लोग खाली भैया एल्कीन का नाम बताओ, तुम लोग खाली एल्कीन का नाम बताओ, तुम जो है सबका बता दो। 1 मिनट रुको। एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र भैया क्या हुई है? CnH2n प्लस 2 हुई जी, ये हुई जी एल्केन का। ठीक, इनके बाद आ जाओ एल्कीन पर, तो एल्कीन का भैया क्या हो जी है? CnH2n। ठीक है, इसके बाद आ जाओ एल्काइन का, एल्काइन का क्या हो जी है? CnH2n माइनस 2 जी है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। फिर एक बार तुम्हारा क्या हो जी है? अगर तुमसे पूछ दें कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र बताओ, क्या पूछे? एल्कोहल। ठीक, तो एल्कोहल का तुम्हारा सामान्य सूत्र क्या हो जी भैया? एल्कोहल का तो एक तो तुम्हारा हो जी है CnH2n प्लस 1 OH। ठीक, और जिनका ये सूत्र बहुत कठिन लग रहा है और ना याद कर पाओ, क्योंकि उनका याद तो बहुत कुछ करेक्ट है, अगर ना याद हो पाओ तो ये याद कर लें। हाँ, तो कहीं ये याद कर लेते ROH, है ना? ठीक, तो ये याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमसे पूछ दें कि एल्डिहाइड का, अगर कहते हैं कि एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र बताओ, तो क्या हो जी? CnH2n प्लस 1 CHO। जिनका ये कठिन लगे तो RCHO। ठीक, अगर R वाली समस्या आ रही है तो R भैया जान ले तुम्हारा क्या है? एल्किल है। R तुम्हारा क्या है? एल्किल मूलक है। क्या है R? एल्किल मूलक। और R का तुम्हारा सामान्य सूत्र क्या हो जी है? CnH2n प्लस 1, ये R का तुम्हारा सामान्य सूत्र है। ठीक, R तुम्हारा एल्किल मूलक है। तो
4-5 सूत्र जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ा जाए। आगे देखो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से देख लो। आगे तुम्हारा क्वेश्चन है ये CH3O CH2 और फिर तुम्हारा है CH3। ठीक, ये तुमसे पूछने कि इनका IUPAC नाम बताओ। मेथॉक्सी एथेन, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो तुम्हारा क्या है, ये O है, तो ऑक्सीजन से दोनों तरफ तुम्हारे कार्बन जुड़े हैं, तो पहली बात तो ये जान लो कि यहाँ पर क्या है, ईथर है। क्या है? ईथर। और ईथर का तुम्हारा सामान्य सूत्र क्या हुई है IUPAC का? एल्कोक्सी एल्केन। क्या हुई है? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। ठीक, एल्कोक्सी पर है माइनस, एल्केन पर है प्लस। अब यहां पर जान लो माइनस प्लस का मतलब क्या है, जो कम वाला है वो एल्कोक्सी हुई है और जो ज्यादा वाला हुई है क्या हुई है? एल्केन। तो कार्बन देखो इधर कहे हैं 1 और इधर कार्बन कहे हैं 2, तो जिधर कम हुई वही तो एल्कोक्सी हुई है। इधर कार्बन देखो कम है, कितने हैं? 1 है, तो 1 का क्या नाम हुई है? मेथ हुई है, मेथ। और मेथ के यहाँ एल्कोक्सी में फिट कर दो तो क्या हो जी है? मेथॉक्सी। क्या हो जी भैया? मेथॉक्सी। ठीक, अब इनका तो नाम लिख दियो, अब बचा इनका। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन तो क्या हो जी? मेथॉक्सी एथेन। मेथॉक्सी एथेन। ठीक, इनके बाद दूसरा तुमसे पूछा गया है भैया कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो इनका जल्दी से नाम बता दो भैया। नाम क्या हुई है? देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन का नाम क्या हुई है? पेंट। ठीक, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जिधर से तुम्हारा डबल बॉन्ड पास में पड़ी है उधर से नंबरिंग हुई है, क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अगर दोनों है तो सिंगल बॉन्ड की वरीयता खत्म, डबल बॉन्ड माना जी है। तो देखो अगर उधर से नंबरिंग हम कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, 2 नंबर पर तुम्हारा क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक, कार्बन कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। 5 कार्बन का नाम क्या हुई है? पेंट। पेंट कामा इन कितने पर है? 2 पर, तो पेंट 2 इन, ये हो जी है। या फिर पेंटीन 2 हो जी है भैया। कोई समस्या? जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ा जाए, हटाया जाए। आगे देखो पूछ रहे हैं कि यौगिक CH3 CH2OH, तुमसे पूछा गया है कि CH3 CH2OH का IUPAC नाम क्या है, ये पूछना है। CH3 CH2OH IUPAC नाम क्या हो जी है? एथेनॉल हो जी है। ठीक, एथेनॉल तो बार बार पूछा जा चुका है, एथेनॉल। तुमसे क्वेश्चन आगे पूछ रहे हैं कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम? एथेनॉल। क्या हो जी? एथेनॉल। तुमसे पूछते हैं कि CH3OH का IUPAC नाम बताओ? मेथेनॉल। क्या हो जी? मेथेनॉल। तुमसे कहा है कि मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम बताओ? तो मेथेनॉल। तुमसे क्वेश्चन कहे कि किसी एक योगात्मक अभिक्रिया का समीकरण बताओ। बहुत सी तुम्हारे पास है, अभी एक ही रहा है ना। तुमसे क्वेश्चन कहा जी है कि योगात्मक अपक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए, हो जाइए भैया। ठीक, तुमसे क्वेश्चन कहिए कि योगात्मक अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, हो जाइए। ठीक, तुमसे क्वेश्चन कहिए कि एथिलीन गैस की एक योगात्मक अपक्रिया का समीकरण लिखिए, एथिलीन गैस की। ठीक, ये तो अपक्रिया तुम्हारे पास आ चुकी है, एथिलीन गैस की अपक्रिया तुम्हारे पास आ चुकी है और हम करवा चुके हैं। जब एथिलीन का क्या कराया गया है? हाइड्रोजनीकरण। ठीक, ये देखो तुम्हारे पास क्या है? एथिलीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और किससे क्रिया करा दो? हाइड्रोजन से करा दो। टेम्परेचर कितना? 200 से 300, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हारा क्या बन जी है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मतलब C2H6। अगर एथिलीन का जो है 200 से 300, यहां पर उत्प्रेरक लेना पड़े है, उत्प्रेरक के साथ हाइड्रोजनीकरण करा दो, मतलब योग कराइए, तो तुम्हारा क्या बन जी है? एथेन। ये अपक्रिया तुम्हारी कौन सी है? एथिलीन से एथेन प्राप्त करने की अपक्रिया है। ये अपक्रिया तुम्हारी कौन सी है? एथीन से एथेन प्राप्त करने की अपक्रिया है। ये अपक्रिया तुम्हारी कौन सी है? ये एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण है। ये अपक्रिया कौन सी है? एथिलीन की योग अपक्रिया है। ठीक, ये अपक्रिया तुम्हें कैसी है कि एथिलीन से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब अपक्रिया अगर तुम्हें तैयार है तो क्वेश्चन का कैसे पूछ सकते हैं। ठीक, तुमका तैयार होना चाहिए। ठीक, तो जल्दी से नोट कर लेगा तुरंत। आगे देखो तुम्हारा क्वेश्चन है कि एथिलीन की प्रतिस्थापन अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, यह एथिलीन की प्रतिस्थापन अपक्रिया बताइए। ठीक, तो देखो भैया क्या हो जी है, ये तुम्हारा क्या है?
क्या है ये? एथिलीन है। और क्रिया इनकी किससे करे हो? क्लोरीन से करे हो। किससे करे भैया? क्लोरीन से। टेम्परेचर यहाँ पर ध्यान रखो कितना होना चाहिए? 400 डिग्री सेल्सियस। 400, 390 से 400 होना चाहिए पूरा पूरा। ठीक, तो यहाँ देखो क्या है, ये CH2 डबल बॉन्ड तुम्हारा इसे रही है, CH2 डबल बॉन्ड। यहाँ पर से एक हाइड्रोजन हटाओ तो क्या बची है? CH और एक क्लोरीन यहाँ पर ले आओ तो क्या हो जी? CHCl। क्या बन जी? CHCl। अब यहाँ पर से देखो एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पर एक क्लोरीन बचा है तो क्या हो जी है? HCl। तो तुम्हारी ये भी एक अपक्रिया है, ये भी एक अपक्रिया है। काहे की? एथिलीन की विस्थापन अपक्रिया। अगर तुमसे खाली विस्थापन में करे तब भी तुम ये लिख सकते हो, अगर तुमसे एथिलीन के विस्थापन करे तब भी तुम ये लिख सकते हो। ठीक, यही अपना ले लो। इनका नाम यहाँ पर क्या है भैया? वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड। ठीक, अब यहाँ पर वाइनिल क्लोराइड फिर से ले लो अपना, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक, ये ले लो। और यहां पर हम वाइनिल क्लोराइड के का लिया है? N अणु लिया है। कितने? N। तो यहां पर इनका क्या करा दो भैया? बहुलीकरण करा दो, जो कि एथिलीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, बहुलीकरण। तो यहां पर तुमसे तुम्हारा जो है एथिलीन की प्रतिस्थापन अपक्रिया भी हुई है और यहाँ पर एथिलीन का बहुलीकरण भी हुई है। दोनों चीज एक साथ हुई है। अगर तुमसे कहा कि एथिलीन की बहुलीकरण की क्रिया बताओ, ये वाली करा दियो, यही दोनों। मतलब तुमसे कहा कि एथिलीन की जो है प्रतिस्थापन क्रिया बताओ, तभी ये दोनों करा दियो। हाँ, दोनों दोनों, प्रतिस्थापन में भी दोनों है और बहुलीकरण में भी दोनों है। ठीक, तो क्या बन जी है? यहां पर देखो, ये वाला तुम्हारा N यहां पर आ जाइए खाली, बस बाकी और कोई चेंज नहीं। अब इनका नाम यहां पर क्या हो जाए? पॉली वाइनिल क्लोराइड। और ये क्वेश्चन तुमसे एक बार हम पूछा रहे पेपर में कि PVC का फुल फॉर्म बताओ, कि PVC का फुल फॉर्म बताओ, तो क्या नाम हो जी है? पॉली वाइनिल क्लोराइड। ठीक, जो तुम्हारे बोरिंग वाले पाइप आवत हैं उन पर लिखा होती PVC, तो यही होती पॉली वाइनिल क्लोराइड। ठीक, जल्दी से नोट कर लो।